दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आप सभी जुड़ जाइए, हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस को आज फिर सॉल्यूशन करेंगे। आप भी अपना कमेंट कीजिए और मिलान कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चेक ज़रूर कीजिएगा सभी क्वेश्चंस को आप एक साथ में। कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जिनको भी नोटिफिकेशन मिल रहा है फटाफट से जुड़ जाइए। जो भी आप में से जुड़ता जा रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक बार अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे साथ मैक्सिमम कनेक्ट हो सके। नोट करें और जब क्लास कंप्लीट हो जाए तो आप अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन से। नंबर 1 आज का हमारा सवाल है कि मिसमैच निम्न में से कौन सा है, उसकी पहचान कीजिए। यानी इनकोरेक्ट मैच किस में किया गया है। मीटर दिया और सामने उनका यूजेज दिया हुआ है। टेकोमीटर स्पीड, थर्मोमीटर टेम्परेचर, हाइग्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और क्रोनोमीटर टाइम। देखिए दोस्तों, टेकोमीटर स्पीड नापने के काम आता है, थर्मोमीटर तापमान नापने के काम आता है, क्रोनोमीटर है समय की बिल्कुल सटीक माप देने के लिए होता है। जैसे घड़ी होती है समय दर्शाने के लिए, वैसे क्रोनोमीटर भी होता है। लेकिन जो हाइग्रोमीटर है ना, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए नहीं होता, इसके लिए हाइड्रोमीटर होता है। जो ये हाइग्रोमीटर अपना है ये मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी नापने के काम आता है, यानी आर्द्रता या नमी के लिए काम में लेते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जिनका भी सी कमेंट आया है वो बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें है कि गलत मिसमैच सी में हुआ है। ठीक है, चलिए सेकंड सवाल आज का आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा फॉर्मूला डीसी के सीरीज और समांतर सर्किट में एक समान रूप से अप्लाई होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज सेम फॉर सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। देखिए टोटल करंट का सीरीज में बराबर होती है, जबकि समांतर में जोड़ी जाती है। I1 + I2 + I3 होता है पैरेलल में, जबकि सीरीज में I1 बराबर I2 होता है। तो गलत हो गया। टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में बढ़ता है, पैरेलल में घटता है। यानी सीरीज में R1 + R2 + R3, जबकि पैरेलल में 1/R1 + 1/R2 इस तरह से जोड़ा जाता है। सीरीज में वोल्टेज जो घटकों पर ड्रॉप हो रहा है उन सभी का योग परिपथ में आरोपित वोल्टेज के बराबर होता है, जबकि पैरेलल में आरोपित वोल्टेज का मान सभी पर मिलता है। तो ये भी गलत हो गया। टोटल पावर का जो फॉर्मूला है ना, वो दोनों में एक जैसा होता है। जो वास्तविक शक्ति होती है वो हमेशा दोनों में जोड़ी जाती है, यानी P1 + P2 दोनों में एक जैसा फॉर्मूला रहता है। आप सभी का डी उत्तर बिल्कुल सही आया है, बिल्कुल सही आपका कमेंट है। अगला सवाल है कि मैच द डिवाइस टू देयर फंक्शन। जो डिवाइस है उसको उनके प्रकार्य से मिलान कीजिए। और दोस्तों इसमें मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए आप फर्स्ट में ABC कौन सा आ रहा है, सेकंड में ABC कौन सा आ रहा है और थर्ड में ABC में से कौन सा है, ऐसे कमेंट कर दीजिए। तो मैं मिलान कर लेता हूँ, आप सभी का देख लेता हूँ कैसे कमेंट आ रहे हैं। यानी चॉपर जो है उसके लिए कौन सा रहता है, साइक्लो कन्वर्टर के लिए क्या होगा और इन्वर्टर के लिए क्या होगा, ऐसे फटाफट से कमेंट कीजिए। देखिए दोस्तों, चॉपर जो होता है वो DC सर्किट में वोल्टेज को स्टेप डाउन या स्टेप अप करने के काम आता है। यानी फर्स्ट में A आएगा, जिसका भी कमेंट आया था वो बिल्कुल सही है। सेकंड है साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर जो है वो AC में फ्रीक्वेंसी को उतार चढ़ाव के लिए काम में लिया जाता है। यानी सेकंड में आपका B बिल्कुल सही आया है। इंडक्शन मोटरों की स्पीड कंट्रोल करने के लिए VFD होता है, या इसको AFD भी बोलते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव या एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो दोस्तों उसमें साइक्लो कन्वर्टर ही होता है। हालांकि आजकल तो एक और आ गया, VVVF हो गया, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव आ गया, तो उसका भी काफ़ी यूज होने लग गया। एंड थर्ड इन्वर्टर वाला तो सिंपल ही है, क्या करता है इन्वर्टर, DC को AC में कन्वर्ट करता है। तो थर्ड में आपका C, यानी ABC सीक्वेंस वाइज ही था। खैर आप में से जिसका भी आया है बिल्कुल सही उत्तर है, लेकिन इस क्वेश्चन को अच्छे से कवर ज़रूर कर लेना दोस्तों, आप अच्छे से पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट बहुत है, कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, निम्न में से किस मीटर का उपयोग AC और DC दोनों पर नहीं किया जा सकता। देखिए दोस्तों,
मूविंग आयरन मीटर का हम दोनों पर करते हैं। हॉट वायर भी AC DC दोनों पर यूज किया जा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप भी किया जा सकता है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप के जो मीटर होते हैं ये केवल वोल्ट मीटर ही हो सकते हैं, ये कभी एम्पियर मीटर, वाट मीटर या एनर्जी मीटर के रूप में नहीं होते। हालांकि इनका उपयोग हम AC DC दोनों पर एक समान रूप से कर सकते हैं। जबकि इंडक्शन टाइप वाला है ना, केवल AC पर लगेगा, DC पर नहीं। और इसी तरह से PMMC प्रकार का जो मीटर है वो केवल DC पर लगेगा, AC पर नहीं। तो अच्छे से आप इनको याद रखें क्वेश्चंस को, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगला सवाल, इंसुलेशन प्रतिरोध टेस्टर और अर्थ प्रतिरोध टेस्टर दोनों में किस प्रकार की सप्लाई होती है? देखिए दोस्तों, इंसुलेशन प्रतिरोध टेस्टर जो होता है उसको हम मेगर कहते हैं और अर्थ प्रतिरोध टेस्टर को अर्थ टेस्टर के नाम से ही जानते हैं। फटाफट से कमेंट कर दो उत्तर, फिर मैं आगे की बात और करता हूँ। अर्थ टेस्टर जो होता है ये फॉल ऑफ पोटेंशियल के सिद्धांत पे काम करता है। विभव के गिरने का आधार, फॉल ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं शॉर्ट में। मेगर में हमेशा DC होती है और अर्थ टेस्टर में AC होती है, ध्यान रखना। अर्थ का प्रतिरोध नापने के लिए DC कभी काम में नहीं लेते, क्योंकि जो सॉइल यानी मिट्टी होती है उस मिट्टी में लवणीयता पाई जाती है, उस मिट्टी में खुद का इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो वो DC के साथ रासायनिक क्रिया करके अर्थ के प्रतिरोध मान को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अर्थ प्रतिरोध नापने के लिए कभी DC का यूज नहीं किया जाता। तो अर्थ टेस्टर में AC होता है। D उत्तर आप सभी का सही आया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, केल्विन ब्रिज का क्या उपयोग है? अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी हमने कई बार करवाया है। आप में से जिन्होंने भी इस क्वेश्चन को पढ़ रखा है वो सभी बिल्कुल इसका सटीक आंसर कर पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो चलिए, आप सभी का क्या ऑप्शन होना चाहिए था? A ऑप्शन रहना चाहिए, वेरी लो रेजिस्टेंस। अति निम्न मान के प्रतिरोध को मापने के लिए हम केल्विन ब्रिज का उपयोग करते हैं। इसी तरह से हाई और वेरी हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम मेगर का उपयोग करते हैं। A ऑप्शन अपना इसमें सही रहेगा। अगला हमारा सवाल है कि यदि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो तो निम्न में से कौन सा प्रेरण मोटर की रोटर स्पीड है? यानी इंडक्शन मोटर की रोटर गति इसमें से कौन सी है यदि हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मानते हुए चलें? देखिए दोस्तों, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग यदि हम देखें ना, तो कम से कम 2 ही पोल हो सकते हैं ना, उसके बाद में 4 हो सकते हैं, फिर 6 हो सकते हैं, 8, 10, 12, 14, इसी तरह से तो पोल चलेंगे ना। तो देख लो, 2 पोल वाले की आती है 3000, 4 पोल की 1500, 6 पोल की 1000, और वहीं अगर हम बात करें 8 पोल की तो 750, इसी तरह से 16 पोल वाले की 375। तो ये जो 1200 RPM है ना, ये इनमें से किसी पोल की नहीं बन रही। मतलब ये है कि 1500 RPM वाली मोटर 1200 पे चल रही है और इस मोटर में स्लिप है। यानी जो 1200 RPM है ये एक रोटर गति है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के अनुसार। 2, 4, 6, 8, 10 इनमें से किसी भी पोल पर मोटर का सिंक्रोनस गति 1200 RPM नहीं आएगा। चलिए अगला सवाल, रोटामीटर एक डिवाइस है जो मापन में उपयोग की जाती है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हालांकि ये मैकेनिकल मीटर है एक तरह का, इलेक्ट्रिकल का मीटर तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा मीटर है तो मैंने सोचा कि दे दिया जाता ताकि पता तो लगे। तो क्या काम आता है देख लीजिए। एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लड या रोटेशन ऑफ फ्लड, है ना दोस्तों। ये द्रव का प्रवाह नापने के काम आता है। ठीक है, बी उत्तर सही होगा। जिसने भी पहले पढ़ रखा है बी कमेंट जिसका भी आया है बिल्कुल सही उत्तर आया है। ये लिक्विड जो भी है उसका फ्लो मेजरमेंट के लिए काम में लेते हैं और इस मीटर को रोटामीटर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा है, आराम से डिटेल से इसके बारे में दोबारा और ज़रूर पढ़िए। अगला सवाल है यूनिट ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी की इकाई क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है, देखो हेनरी प्रति मीटर ये होती है चुंबकशीलता की इकाई। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर ये होती है इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ की, विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य की। एम्पियर प्रति मीटर ये होता है एक तरह से चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य की। जो फेराड प्रति मीटर है ना,
ये परमिटिविटी की यूनिट होती है। अच्छी इकाई है, याद रखना, कंपटीशन एग्ज़ाम में आती है। फेराड प्रति मीटर आएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि पेल्टियर प्रभाव किसका विलोम है। देखिए, मैं सबसे पहले पेल्टियर प्रभाव की व्याख्या करता हूँ, तब तक आप लोग अपना उत्तर कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, पेल्टियर प्रभाव ये होता है कि दो भिन्न धातुओं की जंक्शन पर जब गर्म किया जाता है तो एक किनारे पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और दूसरे पर अवशोषित की जाती है। तो साथियों, ये सीबेक प्रभाव का विलोम है, क्योंकि सीबेक प्रभाव में क्या होता है कि एक जब जंक्शन पर गर्म किया जाता है तो एक और ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो दूसरे सिरों पर इसमें क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न करवा लिया जाता है उस ऊष्मा के रूप में। तो पेल्टियर प्रभाव जो है वो सीबेक प्रभाव का जस्ट रेसिप्रोकल है। ए ऑप्शन आपका सही है, जिसका भी उत्तर आया है। चलिए अगले सवाल पर मैं बात करूंगा। 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत वही है जो का है, यानी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर किसके समान है। तो ये भी हम बहुत बार पहले करवा चुके होंगे शायद। 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में स्टेटर और रोटर 2 भाग होते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, सबसे बड़ी चीज़ कि ये स्टेटर और रोटर आपस में वैद्युतिक रूप से कभी कनेक्ट नहीं होते हैं। इनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग होती है, यानी ये विद्युत चुंबकीय रूप से जुड़े रहते हैं। इसकी संरचना या कार्यप्रणाली की मैं बात करूं तो फंक्शन सेम वैसा है जैसा ट्रांसफार्मर का है। म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे ये काम करती है, क्योंकि स्टेटर से रोटर में जो इलेक्ट्रिसिटी, जो पावर, जो टॉर्क, जो बल ट्रांसफ़र होता है वो वास्तव में म्यूचुअल इंडक्शन के माध्यम से ही होता है। आपस में इनमें कोई इलेक्ट्रिकल सीधे कनेक्शन नहीं होते हैं। डी ऑप्शन आपका सही है बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल है, नो लोड पर एक यूनिवर्सल मोटर को हम चला रहे थे, इस समय इसकी स्पीड को कौन लिमिट कर रहा था, कौन कंट्रोल कर रहा था। दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर का स्पीड जो है वो भार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि नो लोड पर चलाएंगे तो मोटर का स्पीड तो अनंत होना चाहिए ना, लेकिन एक्चुअल में होता तो नहीं है, आपने भी देखा होगा। तो उस समय मशीन में जो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस बोलें तो वायु एवं घर्षण हानियाँ जो होती है वो उस समय मोटर की स्पीड को कंट्रोल करके रखता है। फ्रिक्शन यानी घर्षण के कारण जो है वो इनफाइनाइट स्पीड पे कभी नहीं जाती है, अनंत स्पीड पर नहीं जाती है। हालांकि स्पीड हाई ज़रूर होती है, ये ध्यान रखें। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका यहाँ पर भी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा तेल कूलिंग ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर है ना, तो सीधी सी बात है वो भाग नहीं होंगे जो ऑयल के आधार पर फंक्शन देते हैं, जैसे ब्रीदर नहीं होगा, कंजर्वेटर नहीं होगा, बकोल्ज रिले नहीं होगा, ठीक है ना। सॉरी, तेल कुलित का नहीं, क्वेश्चन ही गलत हो गया। वायु द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर का पूछा जाना था। ओके, इसको एयर कूलिंग करना है, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत हो गया सारा ही। ओके, एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है, ये तो है तेल कूल वाले का। तो या तो फिर क्वेश्चन ऐसे बनता अपना कि कौन सा तेल कूलिंग ट्रांसफार्मर का भाग है, तब आता ऑल अबव, ठीक है। और या फिर ये है कि वायु द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर का भाग कौन सा नहीं है, तब आएगा ऑल अबव, ठीक है ना। तो ये सारे तेल नियंत्रित के भाग होते हैं एक्चुअल में। सॉरी, तो अच्छे से समझ पाना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मान में भिन्न है, यानी किसकी वैल्यू जो है वो दूसरे से भिन्न है या अलग है। देखो भाई, आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है, आदर्श डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध 0 होता है, एक बंद स्विच का प्रतिरोध हमेशा 0 होता है, लेकिन एक ओपन सर्किट का प्रतिरोध जो है वो अनंत होता है। तो मान में डिफरेंस कौन सा आया, डी आया। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, आप सभी का भी सही आया है इसमें। तो बस दोस्तों, ये थे आज के इस टेस्ट में 15 क्वेश्चन। बीच में आज मैंने किसी को भी नहीं कहा लाइक करने के लिए, तो अब सबसे लास्ट में बोल रहा हूँ, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए इसको। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी आप प्रेस ज़रूर करें, आगे भी शेयर ज़रूर करें। आप जितना कर सकते हैं हमारे चैनल को पूरा सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, आप जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उस पर शेयर इसे ज़रूर करें। ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टा और ट्विटर पर भी हमें आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा।